हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवाई थी। उसके बाद आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में भी हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक होंगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन पढ़ भी लिया है 4.2 का, लेकिन कुछ चीजें उनको समझ में आई है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ टोटल 7 प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट से रिलेटेड। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैंने बोर्ड पे लिखी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर चेंज इनटू टू कॉलम एंड द कॉलम्स इनटू रो। यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अनचेंज रहेगी अगर हम उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें और उसके कॉलम को रो में चेंज कर दें। यानी कि रो और कॉलम चेंज करने से डिटरमिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट डेल इज इक्वल टू, यानी कि डेल किसको शो करता है? डिटरमिनेंट को। अब यहां हम वैल्यू ले लेते हैं a1 b1 c1, उसके बाद है a2 b2 c2, उसके बाद है a3 b3 c3। लेट सपोज हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब इसका डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यही आगे लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से आप इसको एक्सपेंड करोगे, तो फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? a1। अब यहां से देखिए, इसके जो आमने सामने के एलिमेंट है उनको हम डिलीट करते हैं। यहां से वैल्यू क्या है? b2 c3, या फिर इसको मैं कंप्लीट स्टेप वाइज ही सोल्व करवा देता हूं। यहां से b2 b3 और c2 c3। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? माइनस में a2, माइनस में a2। अब ध्यान से देखिए, यहां नेगेटिव क्यों लगाया? मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं। -1 की पावर यहां क्या आएगा? a12 एलिमेंट है यानी कि 3 आएगा, तो यहां कौन सा साइन होगा? नेगेटिव। अब a2 के हमने सामने के जो एलिमेंट है उसको आप स्किप कर दीजिए। अब यहां से वैल्यू बची b1 b3 c1 c3, b1 b3 c1 c3। उसके बाद प्लस है, जो थर्ड एलिमेंट है वो है a3। अब a3 के आमने सामने के जो एलिमेंट है उनको डिलीट कर दीजिए। यहां वैल्यू आएगी b1 b2 c1 c2। यहां हम वैल्यू लिखेंगे b1 b2 c1 c2। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। यहां से देखिए a1 इंटू में यहां b2 c3, उसके बाद c2 b3, यहां से देखिए -a2 और b1 c3 -c1 b3, उसके बाद प्लस a3 एज इट इज। इसको सोल्व करोगे डिटरमिनेंट को, b1 c2, उसके बाद -c1 b2। ये डिटरमिनेंट आया है। ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी इसका हम डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, इसको एक्सपेंड करके फर्स्ट रो से। अब कंडीशन क्या थी कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में, फिर लेट डेल डैश। अब डेल डैश इसलिए लिया है ताकि हम रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में। अब इसको डेल डैश बोल सकते हो या फिर इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमें क्या बताता था कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में। यानी कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो वैल्यू क्या आएगी? यहां देखिए a1 a2 a3, ये फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, a1 a2 a3। उसके बाद b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 c3। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म होगी। अब वहां हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था और एलिमेंट क्या लिखे थे बाहर? a1 a2 a3। अब हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं एलिमेंट से एक्सपेंड किया जाए जिन एलिमेंट से हमने फर्स्ट कंडीशन में एक्सपेंड किया था। अब यहां से देखिए a1 a2 a3 कहां है? फर्स्ट कॉलम में। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। यहां हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम।
अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट इक्वल दिखाना है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एज ए कांस्टेंट लिए गए हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर देता हूं तब भी वैल्यू इसकी इक्वल ही रहेगी। आप कोई भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके देखिए जिसमें ये वैल्यू डिजिट्स में गिवन हो, आप पहले एज इट इज लिखे उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दे, और ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके देखें तो जो कांस्टेंट वैल्यू है डिटरमिनेंट वो दोनों केस में इक्वल रहेगी। तो हम यहाँ कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। अब कॉलम 1 फर्स्ट एलिमेंट क्या है a11, यानी कि 1 + 1 - 1 की पावर क्या हो गया 2, तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी a1 के आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, b2 c3 b2 c2 b3 c3 b2 c2 b3 c3। उसके बाद देखिए यहां है a2, अब a2 हमने लिख लिया। अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये a11 था, ये a21 है, यानी कि 21 - 1 की पावर कितना हो गया 3, तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। अब इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, b1 c1 b3 c3 b1 c1 b3 c3, ये हो गया। उसके बाद a3 कौन सा एलिमेंट है a31, 3 + 1 यानी कि -1 की पावर 4। अब -1 की पावर 4 क्या होगा पॉजिटिव, तो हम यहां लिखेंगे प्लस a3। उसके बाद इसके आमने सामने के एलिमेंट स्किप करेंगे, यहां से b1 c1 b2 c2 b1 c1 b2 c2। अब इसको सोल्व करेंगे, a1 एज इट इज, यहां वैल्यू क्या बनी b2 c3 माइनस b3 c2 b3 c2। उसके बाद नेगेटिव a2, यहां से वैल्यू b1 c3 माइनस b3 c1। उसके बाद प्लस a3, यहां से सोल्व करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू है, दोनों इक्वल है कि नहीं, a1 के साथ भी सेम मल्टीप्लाई में है, इसी तरह a2 इसी तरह a3, यानी कि दोनों केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो इक्वल आई है। अब ऐसा नहीं है कि आप रो कॉलम में चेंज कर दे तो डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब ये एग्जांपल मैंने कांस्टेंट को एज्यूम करके लिया, आप इसी प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल कोई भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स उठा लीजिए आपकी बुक में से और उसको सोल्व करके देखिए, पहले एज इट इज और फिर उसका ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट निकालिए। अब यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और हम उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। यानी कि या तो हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तब भी वही कांस्टेंट वैल्यू आएगी, अगर ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तब भी सेम एज इट इज वैल्यू ही आएगी, यानी कि उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। उसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज एंड कॉलम या इफ टू रोज और कॉलम, या तो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मीनिंग लेट अस सपोज जैसे रो 1 और रो 2 को आपस में चेंज कर देते हैं, फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो, इस टाइप से हम कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज, यानी कि जो डिटरमिनेंट का साइन होगा वो पहले की अपेक्षा चेंज हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। लेट मान लिया कोई डिटरमिनेंट है इस टाइप की फॉर्म में है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब यहां से देखिए अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, अगर हम इस को सोल्व करें एक्सपेंडिंग थ्रू रो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रो से, अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप से आपने सोल्व करना है। ये आप A to Z स्टेप लिखें कि आप किससे एक्सपेंड कर रहे हो किससे नहीं। अब हम किससे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो से देखिए यहां वैल्यू क्या आई A1, अब A1 के बाद जो एलिमेंट बचे वो क्या है B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3। उसके बाद माइनस में क्या होगा A2
A2 के आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। उसके बाद प्लस A3 में देखिए B1 B2 C1 C3, इनको हमने स्किप कर दिया, B1 B2 उसके बाद है C1 C2। अब इसकी वैल्यू सोल्व कर लीजिए, A1 यहां से वैल्यू आएगी B2 C3 माइनस B3 C2, माइनस में A2 यहां से वैल्यू आई B1 C3 माइनस C1 B3। उसके बाद है प्लस A3, यहां देखिए B1 C2 माइनस में C1 B2, यानी कि हमने डिटरमिनेंट निकाला है। उसके बाद देखिए अब हमें रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो हम लिख लेते हैं लेट डेल डबल डैश। अब मैंने इसको क्या लिया है, डेल डबल डैश, क्योंकि अगर मैं डेल डैश लिख देता हूं तो आपको ये लगेगा कि ये तो सर ने ट्रांसपोज कर दिया, या लगे कोई भी आप इसको ए बी भी लिख सकते हो, इसको पी क्यू भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है डेल, और ये क्या है डेल डबल डैश। लेट डेल डबल डैश इज द डिटरमिनेंट obtained by interchanging its रो सेकंड एंड रो थर्ड, यानी कि हमने सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब देखते हैं कि डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो पहले का डिटरमिनेंट है वो सामने लिखा है, जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट है वो हम निकालेंगे रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करके। तो जो डेल डबल डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज लिख लेते हैं A1 A2 A3। सेकंड और थर्ड को चेंज करना है, यानी कि थर्ड की जगह सेकंड, सेकंड की जगह थर्ड। अब ये सेकंड थी तो सेकंड की जगह हम क्या लिखेंगे थर्ड, C1 C2 C3, और थर्ड की जगह सेकंड यानी कि B1 B2 B3। अब इसी तरह इसको भी एक्सपेंड करेंगे, इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि बाकी दो को तो हम चेंज कर चुके हैं, ये एलिमेंट हमारे क्या रहेंगे सेम। अब यहां से देखिए जो A1 के आमने सामने के एलिमेंट को स्किप करेंगे, यहां वैल्यू क्या आएगी C2 C3 और B2 B3। उसके बाद नेगेटिव में A2 के आमने सामने के एलिमेंट स्किप करेंगे, C1 C3 B1 B3, C1 C3 B1 B3 प्लस A3 आएगा। A3 के साथ कौन से एलिमेंट हो गए, हमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, C1 C2 B1 B2, C1 C2 B1 B2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से A1 एज इट इज C2 B3 माइनस B2 C3। उसके बाद ये नेगेटिव एज इट इज A2, यहां से C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस में या A3 C1 B2 माइनस B1 C2। उसके बाद देखिए हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहां देखें ये A1 एज इट इज, और अगर हम अंदर से नेगेटिव कॉमन लें तो इसके साथ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस A1, और यहां से ब्रैकेट में से अगर नेगेटिव कॉमन लें तो हम क्या लिखेंगे B2 C3 माइनस C2 B3। उसके बाद यहां से भी हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव A2। उसके बाद ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और ये लास्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि B1 C3 तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा C1 B3। उसके बाद देखिए इसमें से भी नेगेटिव कॉमन, तो माइनस का क्या हो जाएगा A3, यह वैल्यू क्या आई B1 C2 माइनस C1 B2, यानी कि सभी टर्मों में से हमने नेगेटिव को कॉमन ले लिया। अब ऊपर वाले डिटरमिनेंट की और इस नीचे वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू को कंपेयर करें। अब ये क्या था A1 साथ में था B2 C3 माइनस B3 C2, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं ये तीनों के इसमें क्या है सेम, लेकिन किसके सिंबल चेंज हो गए, A1 पॉजिटिव था तो नेगेटिव, A2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और A3 पॉजिटिव था तो नेगेटिव। अब आप इस प्रॉपर्टी को भी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके सोल्व कर सकते हैं कि एक्चुअल में काम कर भी रही है या नहीं। अब आपका काम क्या है कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लीजिए, सबसे पहले उसका नॉर्मल जैसे भी वो लिखी है डिटरमिनेंट निकाल लीजिए,
उसके बाद किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ सेकंड रो और थर्ड रो को चेंज किया है तो आप भी सेकंड और थर्ड को भी करोगे। आप फर्स्ट थर्ड को कर सकते हो, आप सेकंड थर्ड को कर सकते हो, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड को कर सकते हो। इसी तरह आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। अब इंटरचेंज करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो पहले के डिटरमिनेंट से क्या होगा, उसका साइन अपोजिट होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। तो इस टाइप से हम सेकंड प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। अब हम यहां से क्या लिखेंगे, जो डेल की वैल्यू है यानी कि जो पहले का डिटरमिनेंट था वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ डेल डैश। ये लिख सकते हैं कि जो डेल की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ डेल डैश, यानी कि डेल डैश को, डेल डबल डैश को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो वो किस में चेंज हो रहा है, डेल में। ये डेल डबल डैश है, ध्यान रखें। अगर एक सिंगल डैश लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाते हैं। तो मैंने इसी वजह से यहाँ क्या लिखा था, डबल। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। आइए उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की प्रॉपर्टी थर्ड है जो वो हमें क्या बताती है, यहाँ देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम, यानी कि कोई भी दो रो या फिर कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर वो इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल सेम है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तब उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज कोई भी डिटरमिनेंट है, लेट डेल इक्वल टू, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, या तो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम जो आइडेंटिकल हो यानी कि एक जैसे हो। अब यहां से देखिए, लेट सपोज जो फर्स्ट रो है वो है A1, A2, A3, जो सेकंड रो है वो है B1, B2, B3। अब हम थर्ड रो को भी आइडेंटिकल ले लेते हैं जैसे कि सेकंड है, यानी कि B1, B2, B3, यानी कि जो भी वैल्यू सेकंड रो के एलिमेंट की है वही वैल्यू हमने थर्ड रो के एलिमेंट की ली है। अब इस केस में हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब डिटरमिनेंट निकालोगे आप, पहले आपको बताना होता है कि आप किससे एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, A1 यानी कि जो डेल की वैल्यू है, इनटू में B2, B3, और नीचे भी क्या है, B2, B3। उसके बाद माइनस में क्या आएगा, A2। अब A2 क्या, हमने सामने क्या एलिमेंट डिलीट करेंगे तो B1, B3, B1, B3, यहां से B1, B3, B1, B3। उसके बाद देखिए प्लस A3। A3 में क्या है, B1, B2 और B1, B2, B1, B2, B1, B2। अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। अब यहां देखिए A1 इंटू में B2, B3 माइनस B2, B3, ये क्या हो गया, 0, यानी कि B2, B3 माइनस B2, B3। अब ध्यान से देखिए दोनों सेम वैल्यू है, नेगेटिव जब माइनस करोगे तो आप वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है ये क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह ये जो डिटरमिनेंट लिखा है B1, B3 माइनस B1, B3, ये भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0। उसके बाद जो थर्ड टर्म है B1, B2 माइनस B1, B2, तो यहां से भी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि सभी को ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट हमारा क्या हो गया, 0। दिस मीन्स अगर किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में कोई भी दो रो या फिर कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ये थी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब एक बार प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, किन्हीं भी दो रो या फिर किन्हीं भी दो कॉलम को, तो वहां साइन चेंज हो जाते हैं। अब जैसे ये है, अगर हम इसमें चेंज करें यानी कि रो कॉलम को इंटरचेंज कर दे, जैसे कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, अब ये तो क्या है, डिटरमिनेंट 0 है। अब इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब एक चीज और ध्यान रखें, लेट सपोज कोई भी डिटरमिनेंट वैल्यू है, यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका डिटरमिनेंट क्या है, डेल। अब उसके बाद अगर हम इसकी दो रो को इंटरचेंज कर दे, जैसे 1, 2, 3 की जगह हमने लिख दिया 4, 5, 6, और सेकंड की जगह लिख दिया 1, 2, 3, और थर्ड है हमारी एज इट इज, तो जो इसका डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ डेल आएगा। अगर वो पहले पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव, अगर पहले नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। लेट अस सपोज जो यहां डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो
हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये वैल्यू क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव के केस में भी ऐसे ही समझेंगे। हम मान लेते हैं कि जो डेल है इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो अब हमने क्या किया है, दो रो को इंटरचेंज। अब ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव। अब उसके बाद देखिए, अगर अगेन इसको हम एक बार और चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये 4 5 6 एज इट इज लिखा रहने दे, रो 2 और रो 3 को हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ 7 8 9 1 2 3। अब दोबारा से फिर आपने क्या किया चेंज, यानी कि पहले क्या था यहां तक नेगेटिव, अब दोबारा फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस टाइप से आप इसको एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बस एक ही बार चेंज किया तो एक ही बार सिंबल चेंज होगा। अगर पहले पॉजिटिव था, एक बार चेंज करने के बाद दोबारा नेगेटिव, दोबारा चेंज करोगे फिर पॉजिटिव, दोबारा फिर अगर आप चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव चला जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इसमें देखें, इफ ईच एलिमेंट्स इन ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर के, यानी कि जो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसी स्केलर के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हमने किसी भी रो या फिर कॉलम के साथ की है। लेट अस सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट डेल कोई डिटरमिनेंट फॉर्म है, वैल्यू ले लेते हैं सेम एज इट इज, या a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए इसका जो भी डिटरमिनेंट होगा मैं इसको बार बार सोल्व करवा चुका हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं a1 के हमने सामने की वैल्यू छोड़ेंगे तो b2 c3 माइनस में c2 b3। उसके बाद माइनस a2 के हमने सामने b1 c3 और c1 b3, b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस में a3 के साथ देखिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2, यानी कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ये जो भी हमने एज्यूम किया है। उसके बाद अब देखिए अगर हम इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई रो फर्स्ट बाय के, यानी कि रो फर्स्ट को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन डेल डबल डैश, यानी कि जो डेल होगा यानी कि डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई करें तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, के a1 के a2 के a3, बाकी जो सारी एज इट इज है वैल्यू b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब जब भी आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फर्स्ट रो से अगर आप एक्सपेंड करते हैं या फिर किसी भी रो से एक्सपेंड कर लीजिए, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी इसका डिटरमिनेंट होगा, जो पहले वाला डिटरमिनेंट, वो किससे मल्टीप्लाई होकर आएगा, के से मल्टीप्लाई होकर आएगा। अब यहां से देखें फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, के a1, बाकी सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज है तो ये वैल्यू सेम एज इट इज लिख लेते हैं, b2 c3 माइनस c2 b3। अब इसको सोल्व करके भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए माइनस के a2 जो सेकंड एलिमेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b1 c3 माइनस c1 b3। उसके बाद प्लस के a3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b1 c2 माइनस c1 b2। अब यही एज इट इज हम वैल्यू लिख चुके हैं जो ब्रैकेट में है, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कोई भी चेंज नहीं था। अब यहां देखें फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में क्या वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आ रही है, वो है के, यानी कि के को आप बाहर रखिए, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, a1 इंटू में b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस a2 b1 c3 माइनस c1 b3। उसके बाद देखिए प्लस a3, यहां से वैल्यू क्या बची, b1 c2 माइनस c1 b2। अब यहां से देखेंगे क्या था, के, और ये जो कंप्लीट वैल्यू थी किसकी वैल्यू थी, डेल की, यानी कि के इंटू में क्या हो गया, डेल। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल डबल डैश की।
यानी कि जो न्यू डिटरमिनेंट है, जब हमने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आया, यानी कि जो पहले वाला डिटरमिनेंट है उसकी मल्टीप्लाई भी k के साथ होगी। अब इसको अगर आप कांस्टेंट वैल्यू में देखना चाहें कि कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके बताइए सर, ये जो a1 b2 है, कई स्टूडेंट हो जाते हैं कि हर जगह a1 b2 लिख दिया तो कंफ्यूजन से हो जाती है। तो हम मान लेते हैं a कोई मैट्रिक्स है, इस टाइप से हमें a का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट में डिटरमिनेंट फॉर्म लिख रहा हूं 1 2 3 4। लेट अस सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा 4 × 1 4 और -3 × 2 6, यानी कि वैल्यू क्या आई -2। अगर इसी मैट्रिक्स में हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो a डिटरमिनेंट है, चलो पहले ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 या 4, ये 3, ये 4 एज इट इज। अब इसका अपने डिटरमिनेंट निकालना है। अब ये a डिटरमिनेंट एज इट इज था, तो इसको हम b मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, b मैट्रिक्स, यानी कि हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेट अस सपोज ये कोई b मैट्रिक्स में चेंज होगी। अब यहां से b मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 × 2 8 -3 × 4 12, तो वैल्यू क्या आई -4। यानी कि यहां से क्या चेंज आया, इस -2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होके वैल्यू क्या आ गई -4। यानी कि अब अगर हमने यहाँ क्या किया था, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। तो सेम इसी तरह ही मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये डिजिट में वैल्यू है और ये कांस्टेंट्स में वैल्यू है। वह a1 a2 a3 हर जगह यही लिखा होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हर जगह आप एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी से सारी प्रॉपर्टी करवा रहे हैं। तब आप अपनी मन मर्जी से कोई भी 2x2 ऑर्डर किया 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स सपोज करके उन प्रॉपर्टीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभी हमने क्या देखा कि जो डेल डबल डैश की वैल्यू है वो k इंटू में क्या आई है, डेल। यानी कि ऐसा कब हुआ, जब हमने सिर्फ एक ही रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह देखें, अगर कोई मैट्रिक्स है A और वो 2x2 ऑर्डर की है, उसका ऑर्डर क्या है 2x2, लेट अस सपोज उसकी वैल्यू क्या है A B C D है, और इसका हम डिटरमिनेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज जो A का डिटरमिनेंट है वो कोई वैल्यू है कांस्टेंट k, कोई वैल्यू है कांस्टेंट k। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो A जो मैट्रिक्स है, अब इसकी अगर हम फर्स्ट रो को किसी कांस्टेंट वैल्यू p से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय ए स्केलर p, किसी स्केलर p से मल्टीप्लाई कर दे, देन जो a मैट्रिक्स की वैल्यू हो के किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि a p b p c और d, ये क्या है हमारी न्यू मैट्रिक्स। अब इस जो न्यू मैट्रिक्स आई है a मल्टीप्लाई होने के बाद इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यहां पे जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब आप बोलेंगे सर कि पहले ही अगर इसका डिटरमिनेंट k था, अगर हमने फर्स्ट रो को p से मल्टीप्लाई की है, तो अब जो डिटरमिनेंट है वो क्या आना चाहिए, p इंटू k आना चाहिए। अब ऐसा कब आया, जब आपने सिर्फ एक ही रो की मल्टीप्लाई की एक कांस्टेंट एक स्केलर p के साथ, तो डिटरमिनेंट में क्या चेंज हुआ कि जो पहले का डिटरमिनेंट k था उसकी मल्टीप्लाई भी किसके साथ होगी, p के साथ होगी। अब इसी तरह अभी तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, रो 1 को p से, अगर हम पूरी मैट्रिक्स को ही p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब दोबारा से देखिए, पूरी मैट्रिक्स को ही p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम यहां क्या लिखते हैं p इंटू a। p क्या है, कोई कांस्टेंट, हम इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल p। ये क्या है, मैट्रिक्स a। अब a मैट्रिक्स को p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था, क्या हो जाएगा a p b p c p और d p, इस टाइप से। अब अगर आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछा जाए कि p इंटू a का डिटरमिनेंट क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक रो को p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिटरमिनेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, p से। लेकिन अभी आपने क्या किया, सेकंड रो को भी p से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो पहले का डिटरमिनेंट था p के एक रो को मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से फिर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p के साथ, यानी कि अगर आपने दोनों रो को मल्टीप्लाई किया है।
तो यहां से P डॉट A, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, P स्क्वायर K होगी, P स्क्वायर K। अब यहाँ P स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही रो थी जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। लेट सपोज अगर A कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की रही हो, यहां से मान लिया A B C D E F G H I, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3A को, और फिर उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालिए। अब क्वेश्चन क्या है, A कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और आप सारी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालें। अब लेट सपोज हम यहां एज्यूम कर लेते हैं कि लेट A का डिटरमिनेंट मान लिया कोई वैल्यू x रही होगी, कि जो A का डिटरमिनेंट है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हमने एज्यूम की है, लेट सपोज वो क्या है x। अब अगर हम सिर्फ एक रो को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आती है 3 इंटू में x, दोनों रो को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू में x, यानी कि 9x हो गया। अब आपने क्या कर दिया 3 इंटू ए, यानी कि आपने तो सारी जितनी भी रो थी सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो अब यहां से 3 इंटू ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो के लिए 3, सेकंड के लिए 3 और थर्ड के लिए 3, और इंटू में x डिटरमिनेंट तो पहले ही है, तो 3 की पावर क्या हो गया यहाँ 3 इंटू में x डिटरमिनेंट। ये x क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ a, जो हमने अभी सपोज किया था, अभी हमने सोल्व नहीं किया, इसको सिर्फ सपोज किया था कि मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स कोई भी डिटरमिनेंट x है जो एक स्केलर वैल्यू है। अब आप ऐसा कीजिए, आप एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लीजिए कोई भी, और उसका डिटरमिनेंट निकालिए, वो डिटरमिनेंट कोई भी आता है, फिर आप उस कंप्लीट मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 या सो ऑन किसी से भी। अब उसके बाद देखिए कि जब मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट आया है वो किस टाइप का डिटरमिनेंट आया है। इसी तरह आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लीजिए, किसी एक स्केलर से कंप्लीट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहां क्या इफेक्ट पड़ता है डिटरमिनेंट पे। यानी कि अगर ये 2x2 की है तो स्केलर का क्या हो गया स्केयर, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो स्केलर का क्या हो गया यहाँ क्यूब हो गया, यानी कि 3 की क्यूब इंटू में x, इसका क्या होगा न्यू डिटरमिनेंट होगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, सिर्फ ये एक ही रो या कॉलम के लिए नहीं था, अगर आप सभी रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट आएगा वो आप इस टाइप से कोई भी एग्जांपल सपोज करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यानी कि वो सारे एलिमेंट रो से भी हो सकते हैं कॉलम से भी हो सकते हैं, ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट के एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, यानी कि अगर वो एडिशन में लिखे गए हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में लिखे गए हैं, जैसे a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, इस टाइप से, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट को भी हम इसी तरह उनके सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, लेट सपोज ये कोई डेल डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू है, या मैंने लिखा a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस डी, और यहां कोई भी वैल्यू है p q r x y z। अब यहां से जो डेल की वैल्यू होगी, अब हम उसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां देखें, जो कॉलम 1 है उसके सारे एलिमेंट किस फॉर्म में है, सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि 2 टर्म के सम में ये इन सभी एलिमेंट्स को लिखा गया है। देन जो डेल की वैल्यू होगी वो किस टाइप से हम लिख सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट टर्म है उनको एज इट इज लिख लीजिए a b c, यहां से p q r और x y z, ये एज इट इज, प्लस में अब जो सेकंड टर्म है वो क्या है b c d, इसी तरह p q r x y और z, यानी कि अगर कोई भी किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट किन्हीं 2 टर्मों के सम में हमें गिवन है, तो जो उनका डिटरमिनेंट है कंप्लीट, उसको भी हम 2 टर्मों के सम में ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यहां से ए बी सी फर्स्ट टर्म के जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, इसी तरह जैसे ए बी सी, उसके बाद देखिए सेकंड था जो बी सी डी, उसको एज इट इज लिखा, जो सेकंड और थर्ड कॉलम है ये आपने एज इट इज लिखना है।
तो इस टाइप से दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, आप अलग से इसका डिटरमिनेंट निकालें, आप अलग से इसका डिटरमिनेंट निकालें और देखें कि दोनों की वैल्यू सही आ रही है या फिर नहीं। अब लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करोगे। एक क्वेश्चन है, मान लिया फर्स्ट कॉलम में लिखा है 3 + 2 5 + 7 8 + 9 और यहां है 1 2 3 4 5 6। अब ये डिटरमिनेंट है। अब एक तो तरीका ये है कि ये जो एडिशन में मैंने लिख दिया, आप बोल रहे होंगे कि ये तो ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 3 और 2 आप 5 लिख सकते थे। अब आप पहले तो इनको ऐड करके उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए डेल का, यानी कि ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, इनको ऐड करें और सिंपली आप इसका डिटरमिनेंट निकालें जैसे पहले आपने निकालते आए हैं। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसमें आप इसको दो डिटरमिनेंट की सम की फॉर्म में लिखोगे, यानी कि 3 5 8 ये एज इट इज, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 प्लस करोगे यहां से 2 7 9 1 2 3 और 4 5 6 इस तरीके से, यानी कि इसको हमने दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में डिवाइड कर दिया और बीच में क्या है, प्लस। यहां प्लस है तो आप प्लस ही लगाओगे। अब इस केस में देखें, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, यानी कि दोनों डिटरमिनेंटों को ऐड करके वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके बताओगे। आपका एक अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सोल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5, बिल्कुल इजी सी है। अब देखो, हर एक प्रॉपर्टी में इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं होती। आप अगर आप उसको आराम से बुक में से पढ़ भी लेते हैं तो वो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है क्या और ये कैसे वर्क करती है। अब जैसे मैंने इसमें बताया, अगर किसी भी रो कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो सम ऑफ टू टर्म्स या ज्यादा में गिवन हो, तब आप डिटरमिनेंट को भी इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ मान लिया 3 वैल्यूज का सम होता है a + b + c, यहाँ भी 3 होती, यहाँ भी 3, तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, 3 में। फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस 3 पार्ट, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सिर्फ 2 ही के केस में ऐसा मिलेगा, यानी कि 2 ही वैल्यू का आपको सम मिलेगा। अगर 3 वैल्यू ऐसी होती है तो आप इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आपका काम यह है कि प्रॉपर्टी 5 पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें और प्रॉपर्टी नंबर 5 को आप वेरीफाई करें। इस वीडियो में आपने पढ़ा कि जो डिटरमिनेंट की है वो पहली 5 प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, कैसे हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपका काम ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है, पहली 5 ही आज करवाई है, जो बाकी की प्रॉपर्टी या फिर ऑपरेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आप पहले 5 प्रॉपर्टीज के आप दो एग्जाम्पल करके देखें, कहीं से भी मैट्रिक्स उठाएं, 3x3 के लिए कोशिश करें कि आप जो भी प्रॉपर्टी वेरीफाई करें वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करें। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो 3x3 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अब जैसे भी मैंने आपको पहले 5 प्रॉपर्टी बताई है, आप उन पहली 5 प्रॉपर्टीज के दो एग्जाम्पलों को सोल्व कीजिए, रफ कॉपी में सोल्व कीजिए। प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़िए, प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरीके से देखिए कि इसमें क्या बताया गया है, समझिए उसको। जब आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट कंप्लीट समझ में आ जाती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके 2 एग्जांपल खुद से सोल्व करके देखिए कि ये जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी फर्स्ट हमें बताई गई है ये काम भी करती है या फिर नहीं, या फिर कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिट में वैल्यू ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी में वैल्यू लें। इसी तरह आप सभी प्रॉपर्टीज के 2 एग्जांपल करेंगे तो आपके टोटल एग्जांपल होते हैं 10, यानी कि 10 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले रफ कॉपी पे करें, उनको कंप्लीटली सोल्व करें और इसी तरह आप उनको फेयर कॉपी पे भी लिखें। जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, वो सभी प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल आपकी फेयर कॉपी पे भी लिखी हो, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रॉपर्टी में से कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है आपने, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। जब तक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी आप 4.2 नहीं कर सकते, क्योंकि 4.2 सारी इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। अब सारी जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है उन्हीं का यूज 4.2 में होने वाला है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जैसे भी आपको वीडियो भेजी जाती है आप रेगुलरली पढ़े, ये नहीं कि आप तो डेली वीडियो डाल रहे हैं सर हमने तो पीछे वाली भी देखी, इस टाइप का एक्सक्यूज ना दे।
अब स्कूल में भी 2-2 घंटे आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो घर पे भी पढ़िए आप। अब घर पे तो टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह ही आपने पढ़ना है या इस फिक्स टाइम पे पढ़ना है। मैं आपको वीडियो भेज दे रहा हूँ, आपके पास वीडियो आती भी है, मैसेज भी आता होगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं। मॉर्निंग में देखिए या फिर इवनिंग में देखिए, जैसे भी, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप फ्री हो, आप वीडियोस देखते रहें और सिलेबस को साथ के साथ कवर करें। ऐसा ना हो कि मैं सिलेबस में बहुत ही आगे निकल जाऊं और आप अभी तक 3rd चैप्टर पे ही हो, तो ऐसे आपका ही लॉस होगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।